नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड। आज के इन्फो अनप्लग्ड में बात होगी रियल एस्टेट सेक्टर की और जानेंगे कैसे इस कोरोना क्राइसिस का इफेक्ट जो है इस बिजनेस पर पड़ा है। साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टर और यूजर के लिए क्या वो इम्पोर्टेंट टिप्स हो सकती हैं अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। इसी विषय पर आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है इंदौर की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डेवलपर कंपनी द एनएम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निकेत मंगल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। थैंक यू सो मच सनिल एंड इंदौर टॉक के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं निकेत मंगल। बातों की शुरुआत करने से पहले एक सर का छोटा सा मैं परिचय दे दूं। निकेत मंगल जी पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हैं और अपने पिछले 5 प्रोजेक्ट में लगभग 1000 से भी ज्यादा घरों का निर्माण वो करवा चुके हैं। एक नेगोशिएटर है, बिजनेस प्लानर है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स के एक्सपर्ट हैं। ऐसे कई प्रतिभाएं जिनके धनी है श्री निकेत मंगल जी। सर, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ मैं आपका इंदौर टॉक में। थैंक यू सो मच सनिल, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस कोरोना क्राइसिस में सर क्या सिचुएशन है अभी रियल एस्टेट बिजनेस की? कितना इफेक्ट करा है इस क्राइसिस ने इस पूरे बिजनेस पर? सनिल, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं, कोरोना से पूरा का पूरी दुनिया पीड़ित है और 45 डेज से ऊपर हो चुके हैं हम सभी को इंडिया में अपने घरों में बंद रहकर, जिसके कारण सभी तरह के बिजनेस, हर बिजनेस सेगमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और रियल एस्टेट भी उससे अछूता नहीं है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश की जीडीपी में और अगर किसी भी तरह का फर्क पड़ता है तो रियल एस्टेट के ऊपर सबसे पहला फर्क या उस पर असर आता ही है। हाँ, जब से मैं बात करूं कि 45 दिन में क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हुई है, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स की सेल्स अभी भी चालू है और जो कि डिजिटल माध्यम से किसी न किसी तरह से हम लोग अपनी सेल्स बरकरार रख रहे हैं और अपनी टीम्स को हम जो है वो टैग कर रख रहे हैं ताकि हम उनसे लगातार कांटेक्ट में रहें। हमारे जो कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनसे हम लगातार टच में हैं और उनसे हमारी लगातार बातचीत। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र करा, कंस्ट्रक्शन जो है फिलहाल अभी मेरे ख्याल से रुका पड़ा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी लेबर है वो सभी इस वक्त आउट ऑफ वर्क है। तो कितना कुछ इम्पैक्ट इस कंस्ट्रक्शन के रुकने से भी इस बिजनेस पे पड़ा है? क्या कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में फर्क पड़ा है या हो सकता है कि इन सब चीजों की वजह से शायद कॉस्ट आगे बढ़ भी जाए? सनिल, कॉस्ट कटिंग में भी फर्क पड़ेगा फिर से डेवलपर्स, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट होता है लेबर कॉस्ट, सैलरीज, ऑफिस जो खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है डेवलपर के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और सभी तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं वो बंद होने के कारण सेक्टर पे फर्क पड़ेगा और इसके कारण से प्राइजेस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा कि प्राइजेस बढ़ पाएंगे या बॉटम आ पाएंगी, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत कम है रियल एस्टेट की। ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल ही रहा था ये इंडस्ट्री। बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण, आप कुछ जानते हैं, जीएसटी आया, नोटबंदी आई और ऐसे बहुत सारे कागैरा आया, जिसके कारण से कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के जो ट्रांजेक्शन थे उन पे फर्क आया था, जिसके कारण से ऑलरेडी डेवलपर्स जिस प्राइस में बेच रहे थे वो ऑलरेडी बहुत मिनिमम प्राइस था। तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी आने वाले समय में प्राइसेस कुछ कम होंगी, लेकिन हाँ, बढ़ने का भी सवाल नहीं उठता है क्योंकि बाजार की भी डिमांड हमें देखना है, मार्केट में क्या डिमांड है और मार्केट में क्या बायर है, किस रेट के बायर्स हैं, हमें उन्हें भी देखना है। तो मुझे लगता है कि आगे वाला मार्केट जो है जिस तरह से चल रहा था एक सेगमेंट उस पर चलेगा। एंड 6 महीने बाद इस सीजन में दिवाली, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट के लिए 2020 की जो दिवाली होगी या जो फेस्टिव सीजन आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर ऐसा छाप रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो कम हो सकता है, लेकिन आने वाली कुछ चीज में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रियल एस्टेट का प्राइस बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में कम नहीं होगा। बढ़ने की 6 महीने बाद जरूर संभावना है।
बिल्कुल सर, हम आपसे उन सभी टिप्स पे भी बातें करेंगे, क्या वो इम्पोर्टेंट टिप्स हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, यूजर्स के लिए, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ी-सी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई, जो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं, जो पब्लिक के भी माइंड में है। अभी तो फिलहाल आपने सिचुएशन बताई प्रेज़ेंट सिनेरियो की, क्या वो आगे जाके स्टेप्स जो हैं अभी रियल एस्टेट बिज़नेस में आप जैसे बिज़नेसमैन जो हैं वो उठाएँगे, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, पोस्ट लॉकडाउन का जब समय आएगा, शायद थोड़ी-थोड़ी रियायतें दी जाएगी, तब वापस से लोग जो है बाहर निकलें घरों के, तब क्या वो इम्पोर्टेंट स्टेप आपकी प्लानिंग में क्या वो मेजरमेंट्स लिए जाएँगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइट विज़िट करें और इस बिज़नेस को थोड़ा-सा एक आगे जाके बूस्ट मिले? सनील, ऑलरेडी हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। लॉकडाउन में सब घर पे बैठे थे, फुर्सत में थे, तो दिन भर अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस तरह से वापस से बैक टू नॉर्मल आ सकेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना अब जाने के लिए नहीं है, कोरोना यहीं रहने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है और हमें इसके साथ जीना सीखना है। तो सबसे पहले तो हमने सेल्फ सेफ्टी, जो हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, वो हमने नॉर्म्स बनाए हैं। हमने इस समय में हमारे जो सेल्स टीम है, हमारी जो फाइनेंस टीम है, जो हमारा बैक ऑफिस स्टाफ है, उन सबको हमने ट्रेनिंग खुद ने दी है और कुछ ऐसे हमने स्पीकर्स को बुलाया है जिन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी है इन सब चीज़ों पर कि किस तरह से कोरोना के बाद हमें अपनी लाइफ, अपने ऑफिस को रिज्यूम करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसा कि सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है और इस तरह की कई सारी चीज़ें हमने प्लान करी है। कस्टमर्स को हम लोग विद अपॉइंटमेंट बुलाएंगे, एट अ टाइम हम एक कस्टमर को अपने ऑफिस में एंटरटेन करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन लोगों जो हमने अपने नॉर्म्स बनाए हैं इंडस्ट्री के, एंड वो नॉर्म्स हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो लेबर होती हैं वो लिटरेट नहीं होती हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अपने ही स्टाफ को, अपने कंस्ट्रक्शन स्टाफ को हमने ट्रेन किया है, हमारे इंजीनियर्स को हमने ट्रेन किया है कि वो हमारी लेबर को ट्रेन करे। और हमने हमारी कंपनी में एनएम ग्रुप में एक नई पोस्ट भी निकाली है जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक बंदा हम अपॉइंट करेंगे, जो कि पूरी सभी तरह की हमारी जो साइट्स हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। लोगों की पूर्ण तरह से सेफ्टी होना चाहिए, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, चाहे हमारी लेबर हो, और चाहे जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें जो हमने सोसाइटीज बनाई है वो हैंड ओवर करी है, उनको मैनेज करना हो। तो जो बंदा होगा उसका सिर्फ यही काम होगा कि वो साइट पे इंश्योर करे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे हमारी लेबर को, हमारे कंस्ट्रक्शन स्टाफ को, हमारे ऑफिस स्टाफ को। और जिस तरह से हर कंपनी में एक एचआर का रोल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में हर कंपनी में एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी एक जॉब प्रोफाइल निकलेगा, जिसका हमें पूर्ण तरह से ध्यान। जैसे अभी जो हम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें काफी कुछ जिक्र हो रहा है जो प्रॉपर्टी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि जनरली मार्च और अप्रैल का जो सेशन होता है, ईयर एंडिंग होता है, ऐसे में जो गाइडलाइंस होती है वो रिवाइज्ड होती है। अभी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में शायद फुल डिसीजन नहीं आ पाया है, और भी ऐसे बहुत सारे शायद गवर्नमेंट साइड से जो पॉलिसीज में हमेशा अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में होते हैं। अगर मैं ऐसे रियल एस्टेट की बात करूं तो अब खास करके अब सिनेरियो क्योंकि पूरा चेंज हो चुका है, ऐसे में क्या वो जरूरी पॉलिसी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की अभी सबसे ज्यादा डिमांड है, जो शायद कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बूस्ट स्टार्ट करने में मदद कर सके? सनील, लॉकडाउन के समय में हम लगातार जितने भी अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर के, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे भी हमारे क्रेडाई के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने चर्चा करी और उनके सामने अपनी सारे पॉइंट रखे कि हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का कि उनने कई सारी हमारी जो शर्तें हैं वो मानी है, शर्तें नहीं, हमारी जो रिक्वेस्ट थी उनसे
वो उनने मानी है, और जिसमें से एक रेरा का समय बढ़ाना है, क्योंकि रेरा आप जानते हैं रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर प्रोजेक्ट में रेरा का जो लॉज हैं और नॉर्म्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें 6 महीने का प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो उसको करेंगे। और कलेक्टर साहब से भी हमने अनुरोध किया था कि वो हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अब शुरू करने के लिए परमिशन दे, और बहुत हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ में गाइडलाइंस की जहां तक आपने बात करी, वैसे इस साल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी गाइडलाइंस नहीं बढ़ेंगी। जो पिछले साल की गाइडलाइंस थी वो ही फॉलो कर रहे हैं और गाइडलाइंस नहीं बढ़ा रहे हैं। जबकि मैंने ये सजेशन दिया है कि गाइडलाइंस बढ़ाने की जगह हमें कम करने की सोचना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ऐसा है जहां पर जो एक्चुअल प्राइस है रियल एस्टेट का उससे कहीं ज्यादा गाइडलाइन की वैल्यू हो गई है, जिसके कारण रियल एस्टेट के ट्रेड में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और ये मेजरली सिटी एरियाज में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सिटी एरिया में गाइडलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो कम है। और तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जिससे रियल एस्टेट को अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसका कारण ये भी है कि आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेबर के लिए कुछ करना चाहती है। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो महाराष्ट्र से, यूपी से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, ये लोग सभी ट्रैवल कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट। जैसे आपने देखा इंदौर से भी कई लोग पैदल, हजारों लोग डेली बेसिस पर पैदल और बसों से एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस लेबर को रोकने के लिए, अपनी जगह पर रोकने के लिए और उनको प्रॉपर काम मिलता रहे, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अलाउ करे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे शुरू करे, ताकि हम उन लेबर को किसी भी तरह से मनाकर अपनी साइट्स पे रोकें और उनके जो वेजेस हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, तो वो अपने गांव ना जाए, अपने स्टेट वापस ना जाए। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा हो गया इस समय के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जो है जितना जल्दी चालू। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी, जिला प्रशासन ने भी जो जितने भी पब्लिक ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, चाहे वो फ्लाईओवर्स के थे या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी के, उनको तो शायद धीरे से अभी स्लो स्टार्ट की परमिशन दी है। देखने वाली बात होगी कि जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट है, खास करके जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारी चीजें परमिसिबल कब हो पाती हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबसे फायदा उन लेबर्स को भी होगा, जैसा कि आपने बताया, जो कि अभी माइग्रेंट के तौर पे या इधर से उधर फ्लोट कर रही, तो शायद उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या फ्यूचर सिनेरियो होने वाला है रियल एस्टेट का? क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना क्राइसिस ने सभी की जेबों पे भी खासा असर डाला है। आदमी अभी अपनी बेसिक नीड को लेके ज्यादा परेशान है एज कंपेरेटिवली कि वो क्या आगे जाके फ्यूचर इन्वेस्ट करे या करे। हालांकि हो सकता है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रहे, पर आप एक एज अ विजनरी तौर पे क्या देखते हैं इस रियल एस्टेट सेगमेंट को आने वाले समय में, अगर मैं खास करके 4 से 6 महीने बाद की बात करूं? सनील, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा पहले कि जो बेसिक नीड्स की आपने बात करी, वो 3 कौन सी ऐसी बेसिक नीड्स है जिसके लिए आदमी सबसे पहले स्पेंड करता है, आप बताएं। मेरे ख्याल से रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। So you have your answer with you. तो मकान कहीं नहीं जाने वाले, मकान यहीं रहने वाले हैं और लोगों की नीड है मकान। और मुझे ऐसा लगता है जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोग समझ रहे हैं इस सिनेरियो को और जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और जो सोच रखते हैं लॉन्ग टर्म, वो लोग ये जान रहे हैं कि इस समय में आपका घर ही है जो कि सबसे बड़ी मेडिसिन है। आप अपने घर में हैं तभी आप सुरक्षित हैं। आज हम हर इंसान को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज कही है कि घर में रहिए। तो अगर आपके पास घर है तभी आप उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। इस समय में कई सारी हमारे पास ऐसी खबरें आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, कि कई जगह पर लैंडलॉर्ड जो हैं वो किराया न देने के कारण लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनसे किराया मांग रहे हैं। तो इस समय पर उन लोगों को ये वैल्यू समझ आ रही है कि अगर इस समय में उनका खुद का घर होता तो वो लोग सुरक्षित होते। लोगों ने पिछले कुछ सालों में लग्जरी पे स्पेंड करना ज्यादा शुरू किया है अदर देन रियल एस्टेट या उनकी प्रॉपर्टी पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब वापस से उस चीज में वापस आएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान सबसे पहले अपनी रोटी, कपड़े की व्यवस्था करता है
अब जो नई सिनेरियो है, नई जनरेशन है, वो तीसरा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती है, जो कि सही है, और चौथे नंबर पे अब मकान आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब हमें हमारे लग्जरी बजट को कम करके और ईएमआई को चुनना चाहिए रादर देन रेंट देने, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंटरेस्ट रेट कम करके। होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स कहीं 7.20% तक आ गए हैं, और जो हमें आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि ये आगे भी नीचे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अगले 6 महीने में कहीं भी 5.5-6% के आसपास होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। तो अगर इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जो कि पिछले 14 साल में सबसे कम है, अगर आप देखेंगे 14 साल में जो महंगाई की दर है वो लगभग 20% से बढ़ गई है, ज्यादा ही बढ़ी है इससे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5-4% से अगर कम हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट की डिमांड कितनी बढ़ेगी। आपने भी रेंटल होम्स का जिक्र करा था, किराया मतलब ईएमआई इज बेटर देन गिविंग अ रेंट इंस्टेड। तो क्या लगता है रियल एस्टेट को अब अफोर्डेबल हाउसेस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ताकि पर्टिकुलर उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके जो शायद कहीं ना कहीं अभी रेंटेड हाउस पे हैं और छोटे अफोर्डेबल हाउसेस से वो खुद का घर खरीदने का सोच सकते हैं? यस अनिल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी कॉस्टिंग कम करना होगी। अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसी चीज पर काम कर रही है और सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें हमारी परमिशन जो हमको लेना होती है प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले, वो जल्द से जल्द हमको प्रोवाइड करें, ताकि जो वो टाइम हमारा वेस्ट होता है परमिशन लेने में, वो टाइम हम सेव करें और वो इंटरेस्ट कॉस्ट हम सेव करें, जो कि प्रोजेक्ट पे लोड नहीं होगा। अगर वो कॉस्ट हमने सेव कर ली तो हम बहुत कम दाम में अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, जिससे अफोर्डेबल सेगमेंट में पूरा का पूरा जो अभी अनअफोर्डेबल सेगमेंट बन गया है, जिसको अफोर्डेबल होना चाहिए था, वो वापस से अफोर्डेबल सेगमेंट में आ जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2021 तक वो सभी को घर देना चाहते हैं, वो हम साकार करने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बिल्डर्स अब सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग में अपने प्रोजेक्ट लेकर आने के लिए, ताकि हम उन लोगों को केटर कर सकें जो कि अभी भी रेंट देकर रह रहे हैं, जिसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो अपना ईएमआई चुने ताकि वो जीवन भर उस प्रॉपर्टी को बना सके और वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी कुछ देकर जा सके। आज हमारे फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो उनसे हमें सबसे बड़ी धरोहर में हर आप परिवार में देखेंगे कि सबसे बड़ी धरोहर अगर हमें हमारे पूर्वज कुछ देकर जाते हैं तो वो रियल एस्टेट होता है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हम सब चाहते हैं अपने जीवन में बनाना। तो मैं चाहता हूं कि हर इंसान रेंट को छोड़कर अपनी ईएमआई कन्वर्ट करें और उस रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करें और खुद का घर खरीदें। सर, कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस कोरोना क्राइसिस ने एक चीज और सिखाई है कि अब जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में हो रहा है, वो अब थोड़ा सा उसका मोड ऑफ डेवलपमेंट शिफ्ट किया जाए। अभी जो ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं वर्टिकली कन्वर्ट किया जाए, चीज़ों को हाई राइज कॉन्सेप्ट पे बनाया जाए। क्या लगता है आपको, कितना आने वाले समय पे ये डिमांडिंग हो सकता है, और क्या ये अफोर्डेबल रूप में भी यूजर्स को मिल पाएगा? हाँ सनील, ये बहुत जरूरी चीज है जिस पर अब हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि हमें वर्टिकल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी कि हमें ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाहिए, क्योंकि हम जितना हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उतना ही शहर के बाहर जा रहे हैं। हम जो खेती की जमीनें हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। आज आप इंदौर के मोस्ट ऑफ दी रेसिडेंशियल एरियाज जो अभी नई तरह से डेवलप हो रहे हैं, वो सुपर कॉरिडोर है, उज्जैन रोड है, या बाईपास है, या राऊ रोड है, आप देखेंगे कि आप शहर फैल रहा है, वो अपनी सिटी लिमिट्स को क्रॉस करके वो बाहर जाता जा रहा है, और हमें इसे किसी भी स्थिति में रोकना चाहिए, और हमें सिटी के अंदर परमिशन देना चाहिए कि हम हाई राइज बिल्डिंग बना सकें, ताकि जो है हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचा सकें, और जो हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे हमारे देश की इनकम जुड़ी है, हम उसको इंटैक्ट रख सकें और उसको हम बढ़ावा दें।
सर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बात हो रही है, अब ये जो स्कैटरिंग डेवलपमेंट जो हम रियल एस्टेट का देख रहे हैं, अब वो धीरे धीरे इंदौर की नगर निगम क्षेत्र से भी बाहर जाता हुआ दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि बाईपास पे कंस्ट्रक्शन काफी हेविली है, इवन चाहे खंडवा रोड हो, सुपर कॉरिडोर से जो ऑफ रोडिंग जितनी भी चीजें निकल रही है। ऐसे में आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, क्या वो आने वाले समय में सबसे प्रोडक्टिव ग्राउंड्स हो सकते हैं इंदौर के? अगर मैं इंदौर के थोड़े से आउटर स्कर्ट्स की बात करूं, सुपर कॉरिडोर हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है, ऐसे में आपका क्या थॉट है, आपका क्या कहना है? सनिल, इंदौर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में चौतरफा डेवलपमेंट चल रहा है। अगर आप इंदौर के नॉर्थ साइड में देखें तो सुपर कॉरिडोर है, उज्जैन रोड है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि सरकार का सारा फोकस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, पूरी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सुपर कॉरिडोर को लेकर ही रहा है। जितनी भी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं उसमें सबसे पहले सुपर कॉरिडोर को ही प्रमोट किया जाता है। और क्योंकि सुपर कॉरिडोर के आसपास डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, दूसरी जो टेक कंपनीज हैं, जो 5 स्टार होटल कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत सारा लैंड सुपर कॉरिडोर पे लिया है। देखा जाए तो सुपर कॉरिडोर से सबसे नजदीक है एयरपोर्ट। वहीं से आप देखेंगे तो राजवाड़ अगर आपको जाना है तो जो अरबिंदो स्क्वायर है, वहां से आप मात्र 8 किलोमीटर में राजवाड़ा पहुंच सकते हैं। तो वो सबसे नजदीक हो जाता है आपके रेलवे स्टेशन से। जबकि नया प्रपोज रेलवे स्टेशन जो है वो भी सुपर कॉरिडोर MR10 ब्रिज के नीचे है। अगर आप देखेंगे तो मेट्रो का काम वहीं से शुरू हुआ है। तो शहर को जोड़ने के लिए जो सबसे अच्छी रोड रही है और है वो सुपर कॉरिडोर है, जो कि आने वाले समय में बहुत तेजी से पिकअप करेगी और इनफैक्ट अभी भी पिकअप कर रही है। दूसरा बाईपास है, जहां पर रेसिडेंशियल डिमांड अच्छी है, वहां पर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और तीसरा सेक्टर मुझे लगता है पीतमपुर से जुड़ा हुआ जो जोन है, क्योंकि पीतमपुर में चाइना से बहुत सारी कंपनीज जो मध्य प्रदेश आएंगी वो पीतमपुर में अपनी जगह ढूंढेंगे और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो पीतमपुर में उन्हें लैंड मुहैया कराएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिनमें 20,000 से लेकर 50,000 तक की लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, वो पीतमपुर में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीतमपुर में हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। सर आपने ये आउटस्कर्ट्स का पूरा डील बताया, ऐसे में मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी फिलहाल जो NM ग्रुप है, अगर मैं अभी करंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अभी फिलहाल कहाँ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर अभी भी यूजर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या हाउस अवेलेबिलिटी की बात हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है? अनिल, हमने हमारे कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करी है, ताकि अगर वो हमारे इन्वेस्टर हैं तो उनको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, और अगर वो रेसिडेंशियल यूजर्स हैं या कमर्शियल यूजर्स हैं तो उनको हम इस तरह की प्रॉपर्टी दें जिसमें उनको रिटर्न भी अच्छा मिले और उनको एक सोसाइटी का फील आए। भाई इसी कड़ी में हमारा जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो लंदन विलास है, जो कि अरबिंदो हॉस्पिटल के सामने है, सुपर कॉरिडोर के पास में है, जिससे पास में सभी डेली नीड्स की जो चीजें हैं, जैसे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सब्जी मंडी हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हमें रोजमर्रा के जीवन में लगती हैं, वो सभी लंदन विलास के बहुत पास है। ये प्रोजेक्ट में हमने मात्र 120 रो हाउसेज बनाए हैं, जो कि बजट सेगमेंट में है। 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट हमारे पास में है, जिसमें आपको अपनी छत और अपना पार्किंग और अपनी जमीन मिलती है। आज हर इंसान जो कि फ्लैट में रह रहा है वो यही सोच रहा है कि काश मेरे पास अपना मकान होता, मेरे पास अपनी छत होती, क्योंकि हमें बाहर रोड पर भी घूमने की परमिशन नहीं है। किसी को वॉक करना है तो वो अपनी छत पर जा सकता है, वॉक कर सकता है, अपनी बालकनी में जाकर वो एंजॉय कर सकता है। लेकिन अब जो है लोग परेशान हो रहे हैं और लोग हमारी तरफ मूव कर रहे हैं बंगलोज खरीदने। तो लंदन विलास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल पर्पस से, जहाँ पर पोजेशन भी हो चुके हैं, लोग ऑलरेडी रहने आ गए हैं, सारी हमारी एम्यूनिटीज भी कंप्लीट है, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्यूचर में जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है NM वर्ज, जो कि वायन रोड पर हम लेकर आ रहे हैं, यशवंत निवास रोड पर हम लेकर आ रहे हैं। उसमें हम ऑफिसेज और शोरूम बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हम लाला लाम नगर में लेकर आ रहे हैं, गीता भवन के पीछे, जहां पर हम रेसिडेंशियल 2 BHK फ्लैट्स लेकर आएंगे। अगेन दैट वुड बी इन बजट सेगमेंट। एंड जो थर्ड प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो तलावली चांदा में लेकर आ रहे हैं, जहां पर ग्रुप हाउसिंग होगा, रो हाउसेज होंगे और प्लॉटिंग होगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है NM ग्रुप इस साल के अंत तक हम लोग शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सर एक चीज और थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूंगा। मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा था, यू हैव डन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग फ्रॉम मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि भारत की मैं बोलूँगा इंडिया की वन ऑफ द टॉप लीडिंग एडवर्टीजमेंट कॉलेज है जहाँ पर ये सारे कोर्सेज होते हैं। एंड जितना मुझे मालूम पड़ा है आप एक आरजे भी रह चुके हैं, वीजे भी रह चुके हैं, यू हैव बीन एन एक्स जर्नलिस्ट आल्सो। तो सर ये पूरा मीडिया प्रोफाइल से देन लेटर ऑन शिफ्टिंग इनटू दिस रियल एस्टेट बिजनेस, वो भी एंड कन्वर्टिंग इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सर ये लाइफ स्टोरी इतना ड्रास्टिक चेंज, सर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना। सनील, ये बहुत लंबी स्टोरी है मेरी लाइफ की। सो अभी मेरी एज 33 है एंड आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15 और 16 ईयर ऑफ माय एज। तो जब मैं स्कूल में था मुझे लिखने का बहुत शौक था और वहाँ से मैंने दैनिक भास्कर में जर्नलिज्म करना शुरू किया था। सिटी भास्कर एक न्यूज़पेपर इंदौर में आता है जिसमें मैं लगातार अपने लेख लिखता था, स्टोरीज लिखता था। और वहाँ से मैंने भास्कर टेलीविजन में काम किया एज अ वीजे, क्योंकि तब टेलीविजन एक बहुत हिट चीज हुआ करती थी। एंड उसके बाद मुझे मौका मिला और मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जिसमें मुझे 92.7 बिग एफएम में आरजेइंग का मौका मिला। एंड 2006 में मैंने 92.7 बिग एफएम ज्वाइन किया था एज एन आरजे। एंड बॉम्बे में मुझे ये जॉब मिला था। एंड उसके बाद मैंने 1 साल बॉम्बे में काम किया और 2 साल इंदौर में काम किया। So right from 2000 to 2003 till 2009 I was into media, जिसमें मैंने पेपर में, टीवी में और रेडियो, तीनों ही तरह के जो मीडिया होते हैं उन तीनों में ही मैंने काम किया। एंड वो एक मेरे लिए आउट ऑफ पैशन था। उस समय मेरा एज जो था वो मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर था एंड मुझे लगा था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ अदर देन जॉब। तो मैंने आरजेइंग छोड़कर 2009 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। एंड बिलीव मी, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड रियल एस्टेट वाज अ थिंग जो मुझे बचपन से एक्साइट करता था। यार रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास मनी है, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास नेम है, फेम है, सभी कुछ आपको रियल एस्टेट बिजनेस देता है। तो मैंने शुरुआत करी 2010 से और मैंने एज अ ब्रोकर शुरू किया था इस बिजनेस को। शुरू में मैंने ब्रोकरेज करी जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। ब्रोकरेज करने के लिए आपको सिर्फ अपनी जुबान की जरूरत है और 2 अच्छे मीठे बोलने की जरूरत है, जो कि मुझे आरजेइंग से अच्छे से सीखने को मिल गए थे। तो मैंने आरजेइंग से जो मुझे गुण मिले थे वो मैंने रियल एस्टेट में अप्लाई करे। एंड 2013-14 तक मैंने ब्रोकरेज करी और उससे जो मैंने फंड इकट्ठा किया था उससे मैंने पार्टनरशिप में मेरे प्रोजेक्ट मैंने करना शुरू करे। और आज हम 2020 में खड़े जब एनएम ग्रुप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है एंड इंदौर शहर में एक एज अ ब्रांड हम उभर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लगातार। हमारी टीम एनएम ग्रुप की पूरी मेहनत कर रही है कि हम सबसे विश्वसनीय ग्रुप इंदौर शहर में बने और आने वाले समय में इंदौर शहर का एक बेस्ट प्रैक्टिस वाला एनएम ग्रुप को हम बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल सर आपके ये लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही हैं जो शायद आज, जिसकी वजह से शायद आज द एनएम ग्रुप इंदौर का एक प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन और डेवलपर कंपनी है। और उनके आपके जो वर्क का जो रिफ्लेक्शन है, जो क्रिएटिव रिफ्लेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपकी साइट्स में भी हमें नजर आता है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी नजर आता है। जितना मैं कई बार साइट विजिट कर चुका, आई हैव बीन टू लंदन विलास, और वाकई में वहाँ बहुत एक अमेजिंग ही एक्सपीरियंस वहाँ आकर मिलता है। तो स्पेशली वो जो एंट्री पॉइंट है सर, गेट है जो लंदन विलास का, वो तो लिटरली ऐसा लगता है जैसे आप इंदौर के बाहर ही कहीं आ गए हैं। सर ऐसे में जाते जाते क्या वो स्पेशल मैसेज हो सकता है इंदौर वासियों के लिए? अभी थोड़ा सा कठिन समय है, हर किसी को मोटिवेशनल वर्ड्स की जरूरत है, ऐसे में निकेत मंगल का क्या वो विशेष संदेश हो सकता है? सनील, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नेगेटिविटी आसपास हमें मिल रही है उतनी नेगेटिविटी एक्चुअल में नहीं है। हम इंडियन लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सैनिटाइजेशन की सेफ्टी रखते हुए बैक टू लाइफ आना है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब वापस वैसी ही लाइफ जिएंगे। और जैसे हमारे लिए कहा जाता है
कि हमारी जो सभ्यता रही है, हम हर हर मुश्किल समय को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और उससे उभरे हैं। उसी तरह से हम वापस उभरेंगे और वापस उसी एनर्जी के साथ में हम काम करेंगे। और इस समय पर अपने परिवार के साथ रहना है, वो सबसे ज़्यादा इस समय को हम जीवन भर याद करेंगे। जैसा मैं अपने परिवार में बोलता हूँ कि हमारे पूर्वज हमें बोलते थे कि हमने आज़ादी की लड़ाई देखी है, वो हमसे शेयर करते थे। उस समय की स्टोरीज़ हमको हमारे दादाजी, दादी जी बताते थे। तो ये समय हमारे पास ऐसा है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम खुद अपनी स्टोरी बना सकें और हमारी आने वाली जनरेशन को हम बता सकें कि लॉकडाउन के 1.5 से 2 महीने के समय में या जितना भी समय हम लॉकडाउन में रहेंगे, उस समय हमने क्या किया और हमने अपने आप को कैसे सेफ रखा और हमने वो लड़ाई लड़ी। सर बिल्कुल सही कहा। शायद हो सकता है ये जो कठिन समय सबसे मेमोरेबल टाइम में कन्वर्ट शायद हो जाए, इसको अगर हम सही से निकालें तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। तो ये थे निकेत मंगा सर, जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम अनप्लग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी हमारे स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। धन्यवाद।